अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए नवीद उर्दू वॉइस सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। नाजरीन, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका उन्वान है बीवी। चलिए सुनते हैं। मैं सीढ़ी पर एक फिल्मी मशहूर गाने की धुन बजाता अपने ख्यालों में मगन चला जा रहा था। रात भीग चुकी थी। मैंने घड़ी में वक्त देखा। रात के 3 बज रहे थे। घड़ी में वक्त देखने के बाद मेरे कदम खुद ब खुद तेज हो गए। सर्दियों की आमद थी, लिहाजा थोड़ी खनकी हो रही थी। मैंने अपने हाथ सीने पर बांध लिए और सीटी बजाता तेज कदमों से चलने लगा। मुझे अपने घर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि इस भरी दुनिया में मैं अकेला हूं और कोई ऐसा नहीं है जो घर में मेरा इंतजार कर रहा हो, जिसकी वजह से मैं घर जाने की जल्दी करूं। लिहाजा मैं सरूर की कैफियत में चला जा रहा था। आखिर मैं उस बाजार से आ रहा हूं जिसका नाम भी शरीफ आदमी अपनी जुबान पर नहीं लाता, और फिर मैंने शराब भी पी हुई है, लिहाजा कदम तो मेरे लड़खड़ा रहे हैं। रात चलते हुए मुझे डर सिर्फ पुलिस वालों का था, क्योंकि अगर मेरा सामना पुलिस से हो गया तो वो मेरी जेब खाली कर देते। मैंने अपनी गली में दाखिल होकर अपनी जेब में हाथ डाला ताकि घर की चाबी निकाल सकूं। घर जाने के ख्याल से ही मुझे कोफत होने लगती है। खाली घर मुझे काट खाने को दौड़ता है। मेरे कुलीग कहते हैं कि मैं शादी कर लूं तो घर में कोई इंतजार कर रहे तो मैं जल्दी घर जाया करूंगा, मगर मुझे शादी के चक्करों से बड़ा डर लगता है और मैं शादी की जिम्मेदारियों से दूर भागता हूँ। मेरे वालिद का इंतकाल मेरे बचपन में ही हो गया था, और फिर जब मैं नौकरी पर आया तो मेरी वालदा भी अल्लाह को प्यारी हो गई। लिहाजा जब से मैं अकेला ही रह रहा हूँ। अपनी गली में जैसे ही मैं दाखिल हुआ, मुझे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। मैंने शू करके कुत्ते को हुंकारा तो कुत्ता खामोश होकर वापस अपनी जगह पर चला गया। वो समझ गया था कि कोई जान पहचान वाला है। मैंने अपने मकान के सामने पहुंचकर जेब से चाबी निकाली और दरवाजे पर लगा ताला खोलने लगा। इसी वक्त मेरी नज़र घर के सामने बने चबूतरे पर पड़ी। चबूतरे पर कोई शख्स सुकड़ा हुआ लेटा था। साला हीरवंजी होगा, मैंने सोचा, और आगे बढ़कर एक जोरदार लात सोए हुए शख्स की कमर पर मारी। आह! एक नुस्वानी चीख बुलंद हुई तो मैं बौखला गया। चबूतरे पर सोया हुआ जो उठकर बैठ गया, वो एक जवान लड़की थी जो अब सहमी हुई नज़रों से मुझे देख रही थी। कौन हो तुम? आवाज़ बहाल होने पर मैंने सख्त लहजे में पूछा। मैं उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी। घर से भाग कर आई हो? मैंने फिर पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। फिर कौन हो तुम, और इतनी रात के मेरे मकान के सामने क्यों सो रही हो? मुसीबत की मारी हूँ। कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े थे, उनसे जान बचाकर यहाँ आ गई। वो लड़की मेरे सामने बेबसी की तस्वीर बनी खड़ी थी। अच्छा, अंदर आ जाओ, मैंने अपने मकान का दरवाज़ा खोलते हुए इस लड़की से कहा, तो वो लड़की जल्दी से घर के अंदर घुस गई। मैं भी इसी लड़की के पीछे पीछे घर में दाखिल हुआ। अंदर पहुंचकर मैंने लाइट जलाई और लड़की की जानब देखा। वो 25-26 साल की लड़की थी। सांवला रंग और जाज़िबे नज़र थी। इसके चेहरे और हाथ पैरों पर खराशों के निशान थे। ओह, तुम तो जख्मी हो, मैंने लड़की से कहा, जो सहमी हुई दीवार से चिपकी खड़ी थी। फिर मैंने अपनी जैकेट उतारी और कुर्सी पर रखी और शोकेस से जख्मों पर लगाने वाली लाल दवाई उठाकर ले आए। इधर आओ और पलंग पर बैठ जाओ, मैंने रुई को दवाई में भिगोते हुए लड़की से कहा, तो वो किसी रोबोट की मानंद मेरा हुक्म सुनकर पलंग पर बैठ गई। जब वो लड़की पलंग पर बैठ गई तो मैंने उसके जख्मों पर दवा लगानी शुरू की। दवाई लगाने से उसे तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उसकी हल्की हल्की सिसकियां निकल रही थी। क्या नाम है तुम्हारा? दवाई लगाने के बाद मैंने पूछा। जुलेखा, इस लड़की ने मुख्तसर सा जवाब दिया। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? और ये जख्म? मैंने एक साथ कई सवाल कर दिए। ये बहुत लंबी कहानी है, मगर अभी मुझे भूख लगी है। जुलेखा काफ़ी हद तक संभल कर गई थी। शायद रेफ्रिजरेटर में कुछ हो, मैं कहता हुआ कमरे से निकलकर किचन की जाने बढ़ा। रेफ्रिजरेटर में तो सिर्फ ये आधा बर्गर है, वो भी ठंडा। मैं कमरे में वापस आया तो मेरे हाथ में आधा बर्गर था। जुलेखा ने जल्दी से मेरे हाथ से वो आधा ठंडा बर्गर लिया और खाने लगी। वो नदीदों की तरह इस ठंडे और सख्त बर्गर पर टूट पड़ी थी। शायद वो बहुत भूखी थी। ठंडा बर्गर खाते हुए जुलेखा को जोर का ठसका लगा, तो मैंने फौरन कमरे में रखे जग से पानी निकालकर इसे दिया और इसकी पीठ से हिलाने लगा। थोड़ी देर में जुलेखा की सांस बहाल हो गई।
और वो इत्मीनान से बर्गर खाने लगी। मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है, बर्गर खाकर तुम यहीं पलंग पर सो जाना, मैं बाहर आंगन में सो जाऊंगा। मैंने जोरदार जमाई लेते हुए जुलेखा से कहा तो वो अपना सर हिलाने लगी, क्योंकि उसके मुंह में बर्गर भरा हुआ था। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो कुछ देर मैं खाली ज़हन बिस्तर पर लेटा रहा। फिर बिस्तर से उठकर मैंने हाथ मुंह धोया और कमरे में झांका तो देखा कि जुलेखा बेसद सो रही थी। सोते में इसके चेहरे पर बड़ी मासूमियत थी। मैं इसके चेहरे को देखता रहा। पहले मैंने इरादा किया कि आवाज़ लगाकर जुलेखा को उठाऊं, मगर फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया और जुलेखा को सोने दिया और खुद नाश्ता करने होटल पर चला गया। हर रोज़ मैं होटल ही पर नाश्ता करता था। नाश्ते से फारिग होकर मैंने 2 पराठे, 1 तला हुआ अंडा और चाय का कप पार्सल बनवाया और घर आ गया। जुलेखा अभी तक सो रही थी। मैंने तमाम सामान किचन में रखा और खुद नहा धोकर दफ्तर जाने के लिए तैयार होने लगा। तैयार होने के बाद मैंने दोबारा कमरे में झांका। जुलेखा इसी तरह बेसद सो रही थी। मैं आहिस्ता से मुसहरी के करीब गया और जुलेखा को गौर से देखने लगा। सांसों के ज़ेरदा बम के साथ जुलेखा का उभरता दुबता सीना मेरी आंखों में चुभ रहा था। मैंने जल्दी से अपनी नज़रों का जाविया बदला और कंधा हिलाकर जुलेखा को उठाया। मेरे हिलाने से जुलेखा ने आंखें खोली। नाश्ता किचन में रखा है, खा लेना, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, मैंने जुलेखा से कहा तो वो सर हिलाने लगी। उसकी आंखों में अभी तक नींद थी। मैं अभी बात कहकर कमरे से निकल गया और दफ्तर के लिए रवाना हो गया। जिंदगी में पहली बार दफ्तर के काम में मेरा जी लग नहीं रहा था। दिल चाह रहा था कि उड़कर घर पहुंच जाऊं। आज दफ्तर में काम भी ज्यादा था, लिहाजा आधे दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकता था। आखिर खुदा खुदा करके 5 बजे तो मैंने अपने फाइल बंद की और घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। आज बाजार में बिल्कुल नया माल आया है, चल रहा है मेरे शेर। मेरे दफ्तर के कुलीग और हम मजाज दोस्त अनवर ने दफ्तर बंद होने के बाद मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, नहीं यार, आज मुझे ज़रा जल्दी घर जाना है। मैंने अनवर को जवाब दिया तो अनवर हैरान नज़रों से मुझे देखने लगा। इसकी आंखों में बेचैनी और बेयकीनी थी। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है यार, रात थोड़ा बुखार हो गया था, इसलिए घर जाकर आराम करूंगा। मैंने जल्दी से अनवर को वजाहत दी। मेरी वजाहत से अनवर मुतमिन हुआ या नहीं मैं नहीं जानता, बस मैं जल्दी से दफ्तर से निकला और घर के लिए रवाना हो गया। घर आते हुए मैंने रास्ते से खाना पार्सल बनवाया और घर की जानब जल्दी जल्दी कदम उठाने लगा। घर के सामने पहुंचकर मैंने दरवाजे का ताला खोला। दरवाजे में मैं इसलिए ताला लगा कर गया था कि मोहल्ले वालों को शुबा ना हो कि मेरे घर में एक लड़की मौजूद है। लिहाजा घर के दरवाजे का ताला खोलकर मैं घर में दाखिल हुआ और पलटकर दरवाजे की कुंडी लगा दी और घर के अंदर की जानब चल दिया। घर के अंदर पहुंचकर मैं ठटक कर रुक गया। ये मेरा घर है। मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाकर देखा। घर का आंगन निखरा निखरा साफ सुथरा धुला हुआ था। मैले कपड़े भी धुलकर रस्सी पर सूखने के लिए लटक रहे थे। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि कमरा भी साफ सुथरा है और मुसहरी पर साफ चादर बिछी हुई है। जुलेखा मुसहरी पर बैठी हुई थी। मुझे कमरे में दाखिल होते देखकर जल्दी से खड़ी हो गई और मुझे सलाम किया। तुमने घर की सफाई क्यों की? मैं खाने का पार्सल जुलेखा को देते हुए बोला। क्यों, आपको बुरा लगा? जुलेखा ने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा मुझसे सवाल कर डाला। नहीं नहीं, मैंने जल्दी से तरदीद की। अच्छा लग रहा है, बल्कि बरसों बाद मुझे अपना मकान घर जैसा लगा, कुछ अपना अपना सा। अम्मा बी के इंतकाल के बाद तो इस घर में झाड़ू भी नहीं दी गई। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि तुम जख्मी थी, क्यों फालतू में इतनी मेहनत की? मैंने जल्दी से जुलेखा को वजाहत दी तो वो अपना सर हिलाने लगी। ऐसे भी कोई जख्म नहीं थे, चंद खराशें ही थी, जुलेखा ने जवाब दिया और मेरे हाथ से खाने का पार्सल लेकर किचन में चली गई। थोड़ी देर में हम दोनों साथ बैठे खाना खा रहे थे। खाने के दौरान जुलेखा ने अपनी कहानी सुनाई। कहानी वही थी जो तकरीबन इस तरह की लड़कियों की होती है। जुलेखा गांव में गैर बरादरी के लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। दोनों छुप छुप कर मिलते रहे, लेकिन कब तक? आखिर एक ना एक दिन इनके प्यार के बारे में इनके घर वालों को मालूम हो गया। जुलेखा पर पाबंदियां लगा दी गई और इसकी शादी बरादरी में ही तय कर दी गई। जुलेखा ने इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया, मगर किसी ने इसके एहतजाज पर कान ना धरा और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी से एक दिन पहले जुलेखा और इसका प्रेमी घर से भाग खड़े हुए।
اور شہر آ گئے۔ گھر سے بھاگتے ہوئے زلیخا اپنے ساتھ کافی روپیہ اور زیور بھی لائی۔ جب تک روپیہ اور زیور باقی رہا وہ لڑکا زلیخا کے ناز اٹھاتا رہا۔ پھر جب روپیہ پیسہ ختم ہو گیا تو وہ زلیخا کو ایک کوٹھے والی نائکا کے ہاتھ فروخت کر کے بھاگ گیا۔ 3 سال تک زلیخا کوٹھے پر مردوں کا پہلو گرم کرتی رہی۔ آخر ایک روز اسے موقع مل گیا اور وہ وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی اور جو پہلی ٹرین اسے نظر آئی اس میں بیٹھ کر اس شہر میں آ گئی۔ مگر اکیلی عورت کے لیے ہمارے معاشرے میں ہر طرف بھیڑیے ہی بھیڑیے ہیں۔ وہ لاچار بھوکی پیاسی سب سے بچتی ہوئی میرے گھر کی دہلیز پر تھک کر گر پڑی۔ زلیخا کی کہانی سن کر مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے اسے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ گھر میں رہنے کے بدلے میں زلیخا میرے گھر کا کام کاج کرنے لگی۔ گھر کی صفائی کے ساتھ اب وہ کھانا بھی پکانے لگی اور مجھے ہوٹل کے تیز مرچوں والے کھانے سے نجات مل گئی۔ ایک رات جب میں آنگن میں مچھردانی لگائے سو رہا تھا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے اوپر پانی ڈالا ہو۔ میں بوکھلا کر اٹھ بیٹھا تو دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے۔ میں جلدی سے چارپائی سے نیچے اترا اور اپنا بستر لپیٹ کر اٹھا اور سیدھا کمرے میں داخل ہو گیا۔ بارش کی تیز آواز سے زلیخا بھی اٹھ گئی تھی۔ اچانک تیز بارش ہو گئی، بستر بھی گیلا ہو گیا۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر بستر ایک جانب رکھا اور زلیخا کو مخاطب کیا، آپ تو گیلے ہو گئے ہیں، جلدی سے سر پونجھ لیجئے ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ زلیخا نے تولیہ مجھے دیتے ہوئے کہا۔ میں نے جلدی سے تولیے کی جانب ہاتھ بڑھایا اور تولیہ اپنی جانب کھینچا۔ تولیہ زلیخا نے اپنے ہاتھ سے چھوڑا نہیں تھا، لہٰذا میرے تولیہ کھینچنے پر زلیخا کو زور کا جھٹکا لگا اور وہ میرے سینے سے آ لگی اور میں بھی اس اچانک لگنے والے جھٹکے کے لیے تیار نہ تھا، لہٰذا زلیخا کو ساتھ لیتے ہوئے مسہری پر گر پڑا۔ زلیخا میرے اوپر تھی، اس کے بدن کی دھیمی دھیمی آنچ مجھے جلانے لگی۔ آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور کمرے میں ہم دونوں کے بدن دہک رہے تھے۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی، زلیخا کی سانسیں بھی تیز چل رہی تھی، اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ میری آنکھوں میں پیاس تھی تو زلیخا کی آنکھوں میں دعوت تھی کہ اپنی پیاس ان جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوب کر بجھا لو۔ میں نے تولیہ مسہری کے سرہانے اچھالا اور زلیخا کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی اور کمرے میں ہم دونوں ایک دوسرے میں گم ہو رہے تھے۔ ہم دونوں پر مدہوشی طاری تھی اور پھر طوفان گزر گیا، آسمان بھی پرسکون ہو گیا اور ہم دونوں کے اندر کا طوفان بھی تھم گیا۔ اس رات کے بعد ہم دونوں کمرے میں ایک ساتھ مسہری پر سونے لگے۔ پھر جب مجھے تنخواہ ملی تو گھر میں راشن ڈلوانے کے علاوہ میں نے زلیخا کو کافی شاپنگ بھی کروائی۔ ہم دونوں ہر روز شام کو گھومنے جانے لگے۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ کئی فلمیں بھی دیکھیں۔ زلیخا کے آنے کے بعد سے میری زندگی میں ایک ٹھہراؤ سا آ گیا۔ پھر ایک شام میں دفتر سے گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ زلیخا محلے کی ایک خاتون سے بات کر رہی ہے۔ زلیخا کے ہاتھ میں سبزی کی ٹوکری ہے، شاید وہ مارکیٹ سے سبزی وغیرہ خرید کر آ رہی تھی۔ میں شکی نظروں سے زلیخا کو گھورتا ہوا گھر میں داخل ہو گیا۔ میرے پیچھے پیچھے زلیخا بھی گھر میں داخل ہوئی اور سبزی کی ٹوکری کچن میں رکھ کر کمرے میں آئی۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ میں نے تیکھے لہجے میں زلیخا سے پوچھا۔ وہ 2 گھر آگے رہتی ہے، کل ان کے گھر نیاز ہے، اس کی دعوت دے رہی تھی۔ زلیخا اپنے دوپٹے سے اپنا پسینہ پونچھتے ہوئے بولی، بڑے تعلقات بڑھا لیے ہیں محلے والوں سے۔ میرا موڈ بدستور خراب تھا، یہاں رہتے ہیں تو محلے والوں سے سلام دعا تو کرنی ہی پڑتی ہے۔ زلیخا نے اطمینان سے جواب دیا، محلے والوں نے پوچھا نہیں کہ تم کون ہو اور کس حیثیت سے یہاں رہتی ہو؟ میں نے اپنے ذہن میں ابھرتے سوالوں کو زبان پر لاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں پوچھا تھا، زلیخا اطمینان سے جواب دے رہی تھی۔ پھر کیا جواب دیا تم نے؟ میری پریشانی پر بل پڑ گئے۔ میں نے کہہ دیا، میں آپ کی بیوی ہوں۔ زلیخا اطمینان بھرے لہجے میں بولی۔ زلیخا کا جواب سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ بیوی؟ میں نے ایک زوردار تمانچہ زلیخا کے گال پر مارا۔ میرے تمانچے کی وجہ سے زلیخا فرش پر گر پڑی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی کمر پر لات رسید کی، پھر اپنی پینٹ سے بیلٹ نکالی اور فرش پر پڑی زلیخا پر برساتے ہوئے چیخنے لگا، ذلیل عورت، تو میری بیوی ہے؟ بیوی ایسی ہوتی ہے؟ تیرے ساتھ احسان کر دیا تو پھیل ہی گئی، اپنے آپ کو اس گھر کی مالکن سمجھنے لگی ہے۔ میں مسلسل زلیخا پر بیلٹ برسا رہا تھا، ساتھ ہی میری زبان شورے اگل رہی تھی۔
कमीनी 2 टके की औरत, तेरे साथ 2-4 रातें क्या मैंने गुजार ली, तू मेरी बीवी हो गई। जलील औरत, बीवी ऐसी होती है क्या? मेरी बात सुनकर जुलेखा तैश में खड़ी हो गई और उसने हाथ बढ़ाकर मेरा बेल्ट वाला हाथ पकड़ लिया। फिर फूंकार कर बोली, फिर बता कैसी होती है बीवी, और किस हक से तू मेरे साथ रातें गुजारता रहा है? क्या हक है तुझे जो तू मेरे खाने और मेरे सलीके की तारीफ करता है? क्यों मुझे शॉपिंग करवाता है? और जुलेखा ने अपने जख्मी होठों से बहते हुए लहू को अपने हाथ की हथेली से पूंछा और जख्मी मुस्कुराहट के साथ बोली, और आज आपने मुझ पर हाथ उठाकर मुझे बीवी होने का आखिरी हक भी दे दिया। जुलेखा की बात सुनकर बेल्ट मेरे हाथ से गिर पड़ा और उसके आंसुओं ने मुझे मौन कर दिया, और मैंने उसी वक्त जुलेखा के साथ निकाह कर लिया, और उस दिन के बाद आज तक हम हंसी खुशी रह रहे हैं। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।